नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम सोनाली है और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि एक बेहतरीन सी सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। मैं तो कहूंगी, देखिए, सौभाग्य है कि ये सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है। महाराज छत्रसाल की कहानी है और छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, ये कहावत हमने बचपन से सुनी है, लेकिन अब जो शौर्य गाथा होगी वो हम देखेंगे स्क्रीन पर। साथ ही औरंगजेब का जुनून भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी बातें इसके बारे में हम यहाँ करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास लोग दी ललन टॉप पर जुड़े हुए हैं, जिनकी तारीफ में वैसे मैं जितना भी कहूंगी कम होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, अनादि इनका नाम है। नाम जितना कमाल है उतना ही कमाल काम है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एड फिल्म्स और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस वो सब संभालते संभालते आगे बढ़े। और अब जो आपने झलकियां देखी होंगी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर छत्रसाल की, उसे देखकर आप भी आई एम श्योर मेरी तरह मेस्मराइज्ड होंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू ऐसी चीज हम तक लाने के लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद स्वागत। सोनाली। और स्वागत करना चाहेंगे हम जितिन गुलाटी का। देखिए, इनके बारे में बहुत सारे लोग इन्हें स्क्रीन पर देख के जानते होंगे, क्या रोल्स किए हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 8 साल बैंक में जॉब करने के बाद उन्होंने अपना एक्टिंग वाला पैशन जो है फॉलो किया। अब जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं वो थिंकिस्तान देखे होंगे या फिर इनसाइड एज में आपने देखा होगा, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। फिल्म भी की MS धोनी, इसमें भी आपने देखा होगा। तो बहुत बहुत स्वागत जितिन आपका भी। थैंक यू सोनाली। और अब तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, मतलब उनका संघर्ष दुनिया ने देख, जिनके जैसा दुश्मन पाके कोई भी एक्टर मतलब हीरो बन जाता है। अब राज में इनकी आंखें जितना आपको डराती है, हंगामा 2 में उतना हंसाती भी है। और जितना भी मैं तारीफ में कहूंगी ना, मतलब वो सागर के आगे पानी की एक बूंद जितना कम ही लगेगा। बट बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष राणा सर का दी ललन टॉप पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। तो सबसे पहले तो मेरी जितनी भी टीम के लोगों ने फर्स्ट लुक देखा, ट्रेलर देखा, काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। MX प्लेयर पर सीरीज आ रही है। लेकिन जो सबसे पहला ख्याल आता है ना मेरे दिमाग में, वो ये जो लार्जर देन लाइफ सेट्स होते हैं या कॉस्ट्यूम्स होती हैं, रोल्स होती हैं, स्पेशली कोविड के समय में ऐसी चीज लेकर आना दर्शकों के लिए, इसका अनुभव आपके लिए कैसा रहता है? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो जो माउंटिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें ले जाइए प्लीज। देखिए, मैं आपको बताऊं तो आज से ये सीरीज पे काम ना पिछले 3 साल से हो रहा है। और चूंकि जब आप किसी ऐतिहासिक सीरीज पे या किसी फिल्म पे काम करना शुरू करते हैं तो उसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और हम लोग ने खास तौर से इस पूरे सीरीज में एक बात का बहुत अच्छा ध्यान रखा है कि भाषा जो है ना, जितनी उन्नत है सेट भी उतने ही अच्छे होने चाहिए, कॉस्ट्यूम भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो वक्त है उसमें हम लोग भाषा का, कई बार ऐसा होता है कि हम भाषा को दोयम दर्जे में डाल देते हैं, या भाषा की इतनी आवश्यकता क्यों है, क्या है, लोगों को इंग्लिश की आदत हो चुकी है आजकल। ठीक है, तो लेकिन हमने इसमें पूरी कोशिश की है कि हमने हिंदी, उर्दू और हमने बुंदेलखंडी खास तौर से इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी है। जो सीरीज लोग देखेंगे तो उनको बिल्कुल ये चीज दिखेगी। और मैं इसके बीजारोपण की बात करूं, जो आपने पूछा कि आइडिया, द कोर आइडिया कहाँ से आया, द DNA। तो मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा, मनु कुमार पटेल, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं। तो वो हमारे साथ, हम लोगों की एक बातचीत हो रही थी, क्योंकि हम लोग बड़े दिन से सोच रहे थे कि बुंदेलखंड का इतिहास जो इतना उन्नत है, इतना उत्कृष्ट है, उसका हमने अभी तक सिर्फ, मतलब शायद मैंने सिर्फ डाकुओं की फिल्मों में देखा है, या हमने इस तरीके से देखा है कि बुंदेलखंड एक कोई पिछड़ा सा इलाका है, राजनीतिक रूप से भी वो बड़ा सा पिछड़ा सा ही समझा जाता है। तो हमने ये सोचा कि महाराजा छत्रसाल जैसा जो एक इतना उत्कृष्ट व्यक्तित्व जहाँ पे पैदा हुआ है, जहाँ पे उसने इतनी बड़े बड़े कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब जैसे जो बादशाह थे, उनके सामने खड़े होने का साहस उन्होंने दिखाया था। तो ऐसी कहानी लोगों के सामने आनी ही चाहिए। तो फिर जो है, जैसा आपने बताया कि हमारा एक यहाँ पे मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस भी है, रेजोनेंस नाम है उसका। तो हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया कि हम लोगों को ये चीज दर्शकों के सामने लानी है। और फिर उसके बाद हमने एक एक करके चीजों में रिसर्च करते गए, लेखन में बहुत समय लगा। और कोविड का जहां तक आपने नाम लिया, तो हमने काफी हिस्सा इसका कोविड के पहले ही शूट कर लिया था। कुछ हिस्सा जिसमें नीना जी का हिस्सा है, जिसमें वो नीना गुप्ता जी एक एंकर के रूप में भी हैं, तो और सूत्रधार के रूप में है,
मैं एंकर नहीं बोलूंगा, सूत्रधार बोलूंगा, सूत्रधार के रूप में उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो वो हिस्सा हमने मोस्टली कोविड के समय पे किया, जिसमें बड़ी एहतियात बरती गई, जो जो चीजें करनी चाहिए थी गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइंस के अनुसार किया, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। आपने जो न्यूयॉर्क वाली टी शर्ट पहन के कमाल की बात बोली, मजा आ गया। तो इसमें एक सवाल जो बनता है वो ये है कि जब शासकों की बात होती है, उस एम्पायर का जिक्र होता है, स्पेशली हम अपने सिनेमा एक्सपीरियंसेस जो अभी तक के रहे हैं उससे जुड़ी बात करें, मैं बहुत रीसेंट जाऊंगी, तो जब रणवीर सिंह ने किरदार किया खिलजी का, तो उन्होंने बहुत एक क्रूर किस्म का कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन जब जोधा अकबर में ऋतिक रोशन कर रहे थे तो एकदम काम तो नहीं कहूंगी, बट या समवेयर कंपोज्ड, हर तरह का उसका साइड दिखाने की कोशिश की। वहीं जब औरंगजेब का किरदार, आशुतोष सर ये सवाल आपसे भी होगा और अनादि सर आपसे भी, कि जब आपने वो प्ले किया होगा तो क्या एंगल आपके दिमाग में था पर्दे पर उसे उतारते समय? अकबर बादशाह और खिलजी की अपनी खुद की पर्सनालिटी भी बहुत अलग अलग थी, जैसा कि इतिहास में हमको सबको पता है। तो उनपे तो मैं क्या, के बारे में तो जो कहा गया है वो किया ही गया है। मैं औरंगजेब पे बात करूंगा। औरंगजेब का हमने ना कहीं पे भी हमारा पहला जो कोशिश थी, जब मैं आशु सर से पहली बार मुलाकात करने गया था, तो मैंने सर को ये बोला था कि सर हम कहीं से भी ना इसमें मतलब नमक मिर्च मसाला लगा के, या उसको एनिमेटेड करके, या उसको कुछ भी एक फालतू के ये दे दें कि वो घूम रहा ऐसा है, आंखें निकालता है, ये करता है, वो करता है। हमने कहीं पे भी वो चीज करने की कोशिश नहीं की। हमने औरंगजेब को औरंगजेब ही दिखाया। जो जो इतिहास में औरंगजेब बादशाह के बारे में जो जो चीजें कही गई हैं, हमने उन्हीं को कहानी के रूप में, और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो एकदम हूबहू इतिहास से उठा के हमने लिए। और बहुत सारे ऑफ कोर्स जिनका हमने कहानीकरण भी किया है, कई सारे सीन्स ऐसे भी हैं। तो और आशुतोष सर से मेरी एक ही वो थी, मैंने सर को बोला कि सर मैं चाहता हूं कि लोग दुश्मन के बाद और संघर्ष के कैरेक्टर्स के बाद लोग इसकी वो करें कि ऐसा औरंगजेब हमने कभी नहीं देखा। वैसे भी औरंगजेब को बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन औरंगजेब के लिए जो जो चीज चाहिए थी ना, वो मेरी निगाह में आशुतोष राणा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आशुतोष वो चेरी का इंतजार कर रहा। जी, मैं जहां तक मेरी बात है तो मैं कभी भी फैक्ट्स के ऊपर काम नहीं करता सोनाली, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो हम सब ने पढ़े हुए हैं, हम सबको पता है। हिस्ट्री जिनको पढ़ने का शौक है या हिस्ट्री के बारे में सुनने की हम सबकी आदत है, तो तथ्यों की जानकारी सबको है। जैसे तथ्य और सत्य दो चीजें अलग अलग होती हैं। कि आशुतोष राणा, मेरा नाम आशुतोष राणा है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम नारायण जी है, मेरी पत्नी का नाम रेणुका शाणे है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ और मेरा व्यवसाय ही ये है। तो ये सारी तमाम चीजें होती हैं फैक्ट। लेकिन हु इज आशुतोष? दैट इज ट्रूथ, ये सत्य है। तो जब आप किसी किरदार के सत्य के पास जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी साइकी को पकड़ना होता है। और जब आप उसकी साइकी, उसके मनोविज्ञान, उनकी मन स्थिति को पकड़ लेते हैं, तो फिर जो किरदार होता है वो अपने हिसाब से, आपका जो बाहरी रूप होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्व होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, क्योंकि सांसों के हिसाब से ही आपके स्वर भी निकलते हैं। फिर आपको रेडियो नाटक में जैसे हम मतलब सुई हिलती है तो सर मॉड्यूलेशन लाइए, मतलब सुई हिलाने के लिए हम काम करते हैं कि सुई अगर हिल रही है खूब आगे तो मतलब मॉड्यूलेशन आ रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरी प्रोसेस पूरी की पूरी साइकिक पे होती है, मनोविज्ञान पे होती है। और एक प्रयास और मैं करता हूं हमेशा से कि मैं औरंगजेब के सत्य को नहीं जान रहा मान लीजिए, या मैं किसी गोकुल पंडित के सत्य को नहीं जान रहा, मैं किसी लज्जा शंकर पांडे के सत्य को नहीं जान रहा जो संघर्ष का हमारा किरदार था, लेकिन मैं आशुतोष के सत्य को इन सब के सत्यों से ज्यादा जानता हूं। मैं आशुतोष को ज्यादा जानता हूं। तो जब भी कभी कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं हम, तो हमारी कोशिश होती है कि आशुतोष को मिटा दिया जाए, आशुतोष उसमें नहीं दिखाई देना चाहिए। और जब आशुतोष नहीं दिखाई देगा तो जो दिखाई देगा वो कैरेक्टर होगा। तो हम किरदार बिल्ड करने की अपेक्षा
हम स्वयं को अभिनेता के रूप में मिटाने की दिशा में काम करते हैं। तो जब आप मिटा देते हैं उसको, तो फिर एक नई खूबसूरत सी मूर्ति निकल कर आती है, जिसे आप ये कहते हैं कि ये सब मेमोरेबल किरदार था। या आप ये कह सकते हैं कि आशुतोष का काम अच्छा था या बुरा था, ये आप निर्णय कर सकते हैं अपनी अपनी रुचि के हिसाब से। लेकिन यूनानिमसली आप ये कहेंगे कि काम सच्चा था। जो सच्चा काम होता है, बस उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास होता है। और वही चीज, ये सौभाग्य है हमारा कि मुझे अनादि जैसे ओपन माइंडेड व्यक्ति कि जो हर सुझाव के लिए और हर सलाह के लिए हर किस्म से उपलब्ध थे, और उनके अंदर कहीं कोई एक रिजर्वेशन जो होता है कि नहीं, हमने तो ये निश्चित कर लिया है और अब इस निश्चित दिशा में ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ा वरदान होता है कि उसको ऐसा डायरेक्टर मिले जो गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। तो अनादि गिव एंड टेक में विश्वास रखते थे, तो हमारी पूरी कोशिश रही कि जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट होता है, हर पल का एक सत्य होता है, उस सत्य को आप जीते जाइए, आप देखेंगे कि फिर वो टाइम ऑफ द मतलब ट्रुथ ऑफ द टाइम हो जाएगा। तो जो भी उस पल में का सत्य होता था, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ जीते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे कोई एक्टर, मान लीजिए जितिन है, वो क्या प्रिपरेशन करके आए। मैं भले ही मेथड एक्टर के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन मेरी मेथड सिर्फ ट्रुथ ऑफ द मोमेंट की होती है कि मुझे नहीं पता, मैं पहले से सोच के नहीं आया, मैं पहले से तैयार होकर नहीं आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कैसे सेट के ऊपर जाने वाले हैं, कैमरा एंगल कहाँ लगा है, ये पूरा अंदर डायरेक्टर का होता है। सामने वाले एक्टर ने क्या प्रिपरेशन की है, हमारी प्रिपरेशन सिर्फ ये होती है कि हमारे हिस्से की लाइनों को और सामने वाले के हिस्से की लाइनों को, उस पूरे सीन को हम कंठस्थ कर लें। बाकी अपने आप को बिल्कुल साफ स्लेट की जैसे रखें, और साफ स्लेट के तौर पे जब जाते हैं तो पता लगा कि जितिन का कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट आया, तो लोग इसको रिएक्शन के तौर पे मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक्टिंग इज नॉट, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि मैं एक्टिंग को रिएक्टिंग नहीं मानता, मैं एक्टिंग को रिस्पॉन्ड मानता हूँ। कि how you are going to respond with that situation or with that other actor and with that particular scenario जिसके अंदर आप मौजूद हैं। क्योंकि रिएक्शन तो मतलब एक बड़ी आम सी बात होती है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड की दिशा में चलते हैं तो फिर ऐसे व्यक्तियों को वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। जो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं उन्हीं के हिस्से में बेस्ट आता है। अदरवाइज कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंसेस जो सिद्ध बाण होते हैं हमारे जीवन में, जो हमें पता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मारेंगे तो आदमी बेहोश तो हो ही जाएगा, तो चाहें तो वो कॉम्पिटेंट एक रास्ता होता है कॉम्पिटेंसी का। तो हम कभी कॉम्पिटेंसी में हमारा विश्वास नहीं रहा, हमारा ये विश्वास रहा है कि या तो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, अगर आप बेस्ट की ख्वाहिश करते हैं तो वही एक प्रक्रिया रही। और ये भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे लगातार निरंतर ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने एक से एक बड़े खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण किरदार दिए, जिसमें ये औरंगजेब, इस पूरे मुगल एरा में एक ये किरदार है औरंगजेब, इनके बारे में ये सबसे ज्यादा भयंकर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये शक्ति का प्रतिमान माने जाते हैं पूरे मुगल वंश की, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो। क्योंकि फिर इनके पहले ऐसा कोई हुआ और ना इनके बाद ऐसा कोई हुआ। तो कई किस्म की और कमाल का कॉन्ट्रास्ट था इनके अंदर कि एक तरफ ये स्वयं का जीविकोपार्जन टोपियां बनाकर करते थे, सूफी मिजाज के थे, और एक तरफ उनके अंदर एक किस्म की बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डिसिसिव मेंटालिटी होती थी कि मुझे सिर्फ मेरे सत्य से मतलब है और सिर्फ मुझे मेरी दृष्टि से मतलब है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कि स्वयं के लिए आप बिल्कुल एकदम बादशाह होते हुए भी आप अपना जीवन फकीरी अंदाज में जीना चाह रहे हैं, मिजाज में। ऐसा नहीं है कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं आप महल में, लेकिन रह रहे हैं कैसे? जैसे महल में कोई फकीर रहता है,
लेकिन आपके जो लॉज हैं, आपकी जो अप्रोच है जिंदगी के प्रति, वो ऐसी है कि जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए विवश कर देगी। और चूंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मुझे पता था कि एक इतने भयंकर और महान शक्तिशाली शासक के सामने महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने, जिनके पास 5 घुड़सवार और 11 पैदल सैनिक थे जब उन्होंने अपनी शुरुआत करी, और 11 पैदल सैनिकों और 5 घुड़सवारों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति एक ऐसी चट्टान के सामने जाके खड़ा होता है और उनकी नाक के नीचे अपनी जो बुंदेलखंड की रियासतों के भैंस बंधी है ओरछा, और पड़ा होशंगाबाद, और लगवैया है सागरे और चपिया रेवा पार, इतना बड़ा भाग पूरी मुगल सल्तनत से उसको स्वतंत्र कर देते हैं। तो मेरे लिए ये अपने आप में, कि जिनको मैं एक व्यक्ति के रूप में, मैं जिनका भक्त हूँ, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, महाराज छत्रसाल बुंदेला साहब, उनके बारे में सिर्फ बाहुबली नहीं कहा जाता, उनको महाबाहुबली कहा जाता है। तो जब महाबाहुबली के सामने कोई व्यक्ति, जब तक इतनी अखंड चुनौती नहीं खड़ी होगी, तब तक किसी व्यक्ति का कृतित्व, क्योंकि कोई भी हीरो जो बनता है वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां और कंट्रोल में ना आने वाली परिस्थितियों को ऊपर विजय प्राप्त करके बनता है, जो कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला साहब ने बखूबी किया। क्या बात। तो छत्रसाल का जो महाराजा छत्रसाल का किरदार निभाने वाले जतिन हमारे साथ हैं, एंड बहुत ही मतलब मैं कहूंगी काम तरीके से मुस्कुराते हुए यहाँ बैठे हुए बातें सुन रहे हैं जतिन। ग्रैंड सीरीज है, आई मीन मैंने कहा ना, लार्जर देन लाइफ वाला फील है, सेट है। आपका रोल जब ऐसा होता है तो बहुत मेहनत ऑफ कोर्स डिमांड करता है, और ऐसा मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेकर आपको इस पर मेहनत करनी होती होगी। मैंने सुना है कि इसमें आपके 6 अलग अलग काइंड ऑफ रोल्स भी हैं, ऑफ कोर्स कई सारी लेयर्स हैं। तो जैसे कि पूरी की पूरी सीरीज बनाने में आप कह रहे हैं कि 3-4 साल का समय लगा, आपके एक अकेले के रोल की मेहनत में किस तरह की किताबें पढ़नी पड़ी, आपको क्या कुछ करना पड़ा, जब इतनी हेवी कॉस्ट्यूम्स होती हैं और ऐसे हेवी डायलॉग्स होते हैं, तो वो कितना एक आर्टिस्ट के लिए मुश्किल हुआ? मैं आई थिंक जो आशु सर ने अभी कहा ना, कि सबसे पहली चीज जो मेरे को ढूंढनी होती है वो है कि मैं अपने आप को कहाँ ढूंढूं इस कैरेक्टर में। क्या मैं जो उस कैरेक्टर की सच्चाई है, आप आई थिंक हर व्यक्ति को हम 1 या 2 शब्दों में, 1-2 लाइनों में ना, हम उनको बयान कर सकते हैं। आप जिनसे मिलते हैं, जिनको अच्छी तरह जानते हैं, there is something that stands out about every person. Of course, people can have many qualities, but there are 1 or 2 things that stand out. मेरे लिए हर कैरेक्टर की शुरुआत यही होती है कि मैं अपने आप को कहाँ ढूंढूं, उनमें जो है वो अपने अंदर कैसे लाऊं। अगर मुझे कोई पैरेलल मिल जाए ना किसी कैरेक्टर में, तो मेरे लिए वो एटलीस्ट जर्नी की शुरुआत हो जाती है। जो 2 चीजें मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं महाराजा छत्रसाल के बारे में, बचपन में he lost his parents. He was an orphan. As Ashu sir said, he started his journey with 5 horsemen and a few soldiers, कुछ सैनिकों के साथ, लेकिन एक एम्बिशन था कि मैं मुगल डायनेस्टी को बुंदेलखंड से आजाद कराऊंगा, मैं भारतवर्ष को मुगल डायनेस्टी से आजाद कराऊंगा। अब वो एम्बिशन होना, चट्टान की तरह एक डिटर्मिनेशन होना, ये हम रोज नहीं देखते। उसी के साथ साथ he is a man who is known for his kindness. He is known for his vast love for humanity, the kind of social changes that he did, whether it's women empowerment, whether it's establishment of panchayat, gram panchayat, जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये डिटर्मिनेशन और एक काइंडनेस का। और शायद वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बोलेंगे कि मैं सबको हरा दूंगा। उनमें एक कहीं से क्वाइट कॉन्फिडेंस, एक स्टिलनेस अंदर से है जो जिंदगी भर उनके साथ रही है। मेरे लिए ये 2 चीजें थी जो मैं थोड़ा उनसे आइडेंटिफाई कर पाया, और ये मेरे लिए शुरुआत थी इस कैरेक्टर को जानने के लिए। उसके बाद मेरा हाथ अनादि जी ने पकड़ा है। हमारे राइटर्स हैं जैनेश सम्राट,
रेचल है हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, हमारी कम्युनिटी के लोग जिन्होंने इस शो पे काम किया है, the director, the whole team has had a workshop with the people who belong to the community, Manu Bhai Patel and his team. इन सब ने बैठ के इकट्ठा वर्कशॉप में सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया, हम क्या कहना चाह रहे हैं कैरेक्टर के बारे में उस पे काम किया है. You know, what was this man all about? Costume team, when all of that comes together, you know, you get a sense of where this character is headed. उसके बाद फिर मेरी मेहनत है, मतलब जो फिजिकल प्रेपरेशन है, स्पोर्ट फाइटिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी, कुश्ती सीखी, पैर तुड़वाया 2 बारी, वेट पुट ऑन किया थ्रू आउट द सीरीज, ताकि मैं एक डिफरेंशिएशन ला सकूं 24 साल और साल में. उसके बाद वो धीरे धीरे चीजें भरती रहती हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी शुरुआत इस कैरेक्टर की यही है दैट एक ऐसे इंसान जो नम्रता और सिद्धांत और डिटर्मिनेशन का एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है. और ये कॉम्बिनेशन मैं कैरेक्टर जाने के बाद छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ. क्या बात है. ये खबर कितनी सच है आप बताइएगा सर. ये मैंने सुना कि जब ये सीरीज बन रही थी और जब कास्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, तब आशुतोष सर चाहते थे कि छत्रसाल का किरदार वही निभाए, और इसके लिए थोड़ी मक्खनबाजी भी हुई. ये कितना सच है या फिर सर बातें हैं हवा वाली? नहीं, ये तो मेरे साथ चीटिंग की है इन्होंने. सर प्लीज, मुझे चीट किया है, और ये मैं बिल्कुल ललन टॉप के ऊपर यहाँ पे थोड़े से मजाक भी करते हैं, तो ये इसको कह सकता हूँ. छत्रसाल बुंदेला साहब जो मेरी रोम रोम में हैं, वो शस्त्र और शास्त्र का एक बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन है, जिनको हम पढ़ते हुए कि निक्सत म्यान से मयकु प्रलय भानु कैसे भारतम तोरद गियन्नल के जाल को लागत लपट कंठ बैर नागन सी रुद्र ही रोजा दे दे मुंडन माल को लाल छित बाल छत्र साल महा बाहुबली कहां मान करो तेरे कर बाल प्रति भट कटक कटिल कट 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 काली कसी पीली की कले देती काल को. अब जितनी सुनाई हमें तो रोम रोम में छत्रसाल बुंदेला साहब बसे हुए हैं, तो क्यों नहीं चाहेगा कोई आदमी छत्रसाल. लेकिन अब ये लोग इतने प्यारे लोग हैं, अनादि और रेचल, ये बहुत मतलब इनको पता है कि पेस्ट को पीछे से दबाओ तो आगे से निकलता है. तो बोले कि साहब आप तो छत्रसाल कर लेंगे, फिर औरंगजेब कहाँ से लाएंगे? बोले आप चूंकि छत्रसाल महाराज साहब से इतना प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी छत्रसाल महाराज बनाना चाहते हैं, या उनके उस शौर्य गाथा को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं. और हम भी उनकी शौर्य गाथा को और चूंकि महाराज साहब के जीवन में और मेरे जीवन में, उनके जीवन में भी गुरु कृपा का, बाबा प्राणनाथ की कृपा थी कि उनके जीवन में भी जब गुरु का हाथ सर के ऊपर आया महाराज साहब के, तो फिर उन्होंने कहा कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत पत्ते होए वाली गुरु कृपा की बात है. तो मेरा अपना पूरा जीवन गुरु कृपा पे आधारित है. तो कितनी अपने आप में आप इससे देख सकते हैं कि बाबा प्राणनाथ जैसे सिद्ध संत, प्रखर संत के संत की जो साक्षात कृपा अक्सर दिखाई नहीं देती नंगी आंखों से, लेकिन अगर कृपा देखनी हो संतों की तो आपको छत्रसाल बुंदेला जैसे किरदारों में देखने मिल जाते कि साहब ये जो हैं कि जिन्होंने बिंदु से लेकर सिंधु तक की यात्रा संपन्न की है. तो क्यों नहीं चाहूंगा मैं ये, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप कर लेंगे तो फिर हम औरंगजेब कहाँ से लाएंगे. तो मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे वो जो अपन गोविंदा में मटकी फोड़ते हैं ना, कि आप नीचे जो पिरामिड बनाते जाते हैं और मक्खन मिलेगा जितिन को. मैं चाहता हूं कि मक्खन पिरामिड. तो आपने कहा ठीक है साहब, जो मटकी है वो तो महाराज साहब के पास जाएगी ना, और उनकी ही कहीं वो जो बात हम चाहते थे कि एक गुरु कृपा का साक्षात प्रमाण, शस्त्र और शास्त्र के निपुण जो महाराज साहब हैं, तो मैंने कहा ठीक है अगर आप हैं तो चलिए
हम नींव के पत्थर बन जाते हैं, और नींव के पत्थर हम बन गए। क्या बात है। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा ना, आप जैसा दुश्मन मिल जाए तो फिर एक्टर भी हीरो बनने में आसानी हो जाती है। लेकिन अनादि सर यहाँ पर ना मुझे ऐसी फील आई, जैसे बॉस नहीं करते रात के 12 बजे आपको काम देते, मुझे पता है सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कर दो, तो ये वैसा वाला था। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर ऑन अ सीरियस नोट पूछना चाहूंगी कि जब भी हिस्टोरिकल किसी भी मुद्दे को उठाया जाता है आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म में, वैसे कंटेंट इज द किंग, बट जितना लोग अप्रिशिएट करने के लिए आगे आते हैं ना, उतना आजकल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी, बट विरोध के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं सोशल मीडिया सेनानी। तो ऐसे में आपने किन चीजों का ख्याल रखा, या फिर आपको लगा कि नहीं मेरे दिल की बात है, मैंने कह देनी है, जो भी होगा देखा जाएगा? नहीं सोनाली, फ्रैंकली स्पीकिंग ना, दिल की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है मेरे साइड से वो ये है कि जो है इतिहास हमें काफी हद तक वैसा दिखाएंगे और उसको इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे। सी, हमको अल्टीमेटली ये देखना है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए हैं हम लोगों के, तो सीरीज एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ये हमारा पहला मुद्दा होता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो या आजकल की समसामयिक हो, कैसी भी हो। तो हमने कोशिश ये करी कि इतिहास को एक एंटरटेनिंग वे में लोगों के सामने रखा जाए, तो पहला हमारा प्रयास ये था। और जहां तक मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी की बात है या विरोध की बात है, ये तो उससे हमें बहुत ज्यादा इसलिए वो नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि लोग जब एंटरटेन होंगे, देखिए एंटरटेनमेंट का विरोध कोई नहीं करता है, जहां तक मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट सब चाहते हैं और एंटरटेनमेंट का विरोध कोई नहीं करता है। और हमने कोई भी ऐसी चीज अपने जान में नहीं रखी है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस हो या कुछ भी ऐसा हो। और दूसरा ये है कि हमने बहुत रिसर्च के साथ ये बनाया है। हम पन्ना में रहे हैं बहुत दिन, हमने महाराज साहब के कई वंशज जो अभी भी हैं उनसे बातचीत करी है, हमने कम्युनिटी के बहुत लोगों से बातचीत करी है, कई किताबें पढ़ी हैं, कई इतिहासकारों से बातचीत करी है। उसके बाद और चलता फिरता इतिहास हमारे साथ आपके स्क्रीन पे है इस समय, ठीक है, तो उनसे जब भी कोई बाकी कोई भी समस्या होती है तो वो हम लोग ऑन सेट, आप बिलीव नहीं मानेंगे, हम लोग शूट करने आते थे तो सुबह सुबह या जब भी दोपहर की या कोई भी लगती थी हमारी शिफ्ट, तो हम लोग पहले आशु सर के पास हम प्रणाम बोलने जाते थे, सर आज ये करना है, तो सर अपना पूछते थे क्या है नाती बताओ ये, फिर हम लोग गहन चर्चा होती थी उस पर। मतलब ये शूट ऐसा नहीं होता था कि सर आए सेट पे, हमने कुछ भी शूट किया और चले गए, तो हम लोग की गहन चर्चा होती थी, भाषा पे बहुत होती थी, क्योंकि सर के बराबर का तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वो भाषा पे जो कमांड है वो किसी और के पास है। तो हम लोग भाषा पे बहुत वो करते थे। उर्दू बहुत अच्छी हमने इसमें कोशिश करी है इस्तेमाल करने की, क्योंकि उनके सर के कैरेक्टर में ऑफ कोर्स उर्दू बहुत है, फारसी के कई शब्द हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग गहन चर्चा करते थे 2 घंटे कम से कम, भले ही शूटिंग का टाइम कम हो जाए, क्योंकि जब आपके पास आशुतोष राणा जैसा एक्टर हो तो फिर आपको रीटेक की चिंता नहीं होती है। तो मुझे ये कभी चिंता नहीं होती थी कि सर ने, कितनी बार ऐसा हुआ कि सर ने सिर्फ 4-5 घंटे में ही दिन में काम खत्म करके और शूटिंग खत्म हो जाती थी, और हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही कितनी बार बाहर आए कि सर क्या मजा आ गया आज। तो बहुत कुछ ये होता है कि जब आपके पास ऐसे एक्टर्स हों जो, जैसे सर ने बोला कि एक ओपन माइंडेडनेस, तो ये मुझे ऐसा लगता है ना, फिल्म मेकिंग से बड़ा टीम स्पोर्ट कोई नहीं है। मैं इसको स्पोर्ट इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें भी वो सारे एलिमेंट हैं जो एक स्पोर्ट में होते हैं। हम लोग फिल्म मेकिंग को एक ये प्रोसेस समझते हैं कि डायरेक्टर ने जो सोचा वैसा ही, लेकिन असली फिल्म मेकिंग मेरे हिसाब से एक टीम वर्क है, जिसमें आप कैमरामैन से लेकर के इवन एक स्पॉट बॉय को भी स्पॉट ऑन टाइम पे होना पड़ता है ताकि पूरी शूटिंग का टाइम वो ना हो। तो मतलब फ्रॉम टिप टू टो हर व्यक्ति को इतना समझदार होना चाहिए कि सारा का काम फिनिश करे, ठीक से करे। और जैसे कि आशु सर थे, जितिन था, और बहुत सारे जितने भी इसमें किरदार है, नीना मैम है, नीना मैम के साथ तो शूटिंग का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उनके सामने हम, वैभवी हैं, हाँ वैभवी है, मनीष वाधवा है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मनमोहन तिवारी हैं, बहुत लोग हैं। तो जब सीरीज देखेंगे तो एक एक कैरेक्टर आपके सामने आएगा, तो सबके साथ इतना अच्छा हमारा एक पारिवारिक संबंध समझ लीजिए या वैसा हो गया था कि हमें इस तरीके की कभी कोई समस्या नहीं आई। तो हम लोगों ने बहुत ही गिव एंड टेक के तौर पे ये पूरी सीरीज करी है, और आशा ये करते हैं कि लोग जब देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। आई एम श्योर। जितिन, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहती थी कि बेहतरीन, ऑफ कोर्स मैंने कहा जैसे कि फर्स्ट लुक हमने देखा, ट्रेलर वगैरह हमने देखा, मजा आ रहा है,
लेकिन ये जो किरदार है ये आपके पास आया या आप खुद गए सर के पास, किस तरीके से कास्टिंग हुई? दिस इज आई एम श्योर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। एक्चुअली दोनों तरीके से हुआ है ये। एक्चुअली मेरी एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि छत्रसाल नाम के एक टीवी सीरीज बन रही है और आई थिंक यू फिट पार्ट, यू शुड टेस्ट फॉर इट। कुछ आइडिया नहीं था कि शो किसके लिए बन रहा है, कौन बना रहे हैं। तो मैं जाके मैं खुद अप्रोच किया था कास्टिंग डायरेक्टर को कि ये मेरा प्रोफाइल है और ये मेरी फोटोग्राफ्स हैं, आई हैव डन अ पीरियड ड्रामा बिफोर एंड आई गॉट अ कॉल फॉर ऑडिशन। मैं ऑडिशन देके आ गया, लेकिन आई थिंक ऑडिशन देखने से पहले ही समहाउ I think Anadi ji would be able to tell you more in detail how the casting happened, but audition देखने से पहले ही I think somebody in the office saw me in some other series or some other work and they said कि इससे मिलते हैं, and they called me to the office and I think वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ है and auditions, look tests, they wanted to be very sure कि somebody could carry off playing 20. I played from the age 24 to 82. So with hair, makeup, all those tests were done to see if I could carry off 24 से लेकर 82 years तक की एज का। फिर ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये सब ट्रेनिंग वगैरह, एंड देन एक बारी ठोक ठाक के इनको लग गया कि भैया ये कर सकता है। That's when they finalized me after 3 months and that's when the shoot started. फिर हमने दिसंबर में 4 महीने के बाद, और उसके बाद शूट शुरू हुई। तो बेसिकली ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हुए और घुड़सवारी वगैरह इसमें अगर देखने को मिल सकती है तो वो आपने प्रैक्टिस करके अचीव किया है वो कला। हाँ जी पूरा प्रैक्टिस भी की है और अपना पैर भी तो तुड़वाया है, जिसकी वजह से शूटिंग में काफी दिक्कतें भी आई आगे चल के, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितिन को कास्ट करते समय, क्योंकि महाराज साहब के बारे में एक चीज है, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है बड़ी सारी किताबों में और बहुत लोगों से जितना जाना है, स्वयं उनके परिवार के लोगों से बहुत कुछ बातचीत में जाना है, तो उसमें ये चीज निकल के आई है कि केवल वो एक योद्धा रूप नहीं थे। महाराज साहब की जीवन योद्धा से कहीं और बियॉन्ड है। मतलब वो उनके अंदर एक आपको एक सौम्य वो मिल जाएगा जो गरीबों से भी जुड़ते थे। हर तबके के शख्स को उन्होंने गले लगाया, अपनी सेना में रखा। उसके अलावा जानवरों से अगाध प्रेम करते थे वो। उनके घोड़े का नाम भले भाई था। जैसे महाराणा प्रताप जो महाराज थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था और वो स्वामी भक्त घोड़ा था। वैसे ही महाराज साहब के घोड़े का, छत्रसाल महाराज साहब के घोड़े का नाम भले भाई था। तो वो उनका एक कुत्ता था, उनके पास घोड़े थे, उन्होंने बहुत चीजें, जानवरों पे इतना प्रेम दिखाया। तो एक सौम्यता जो थी ना उनके अंदर थी। दूसरा, योद्धा तो थे ही, ऊपर से इतने परम शिष्य थे कि आप उनकी जब सीरीज देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि गुरु प्रेम क्या होता है। जो हमारे एक सीरीज की बहुत बड़ी एक ये भी बात है कि गुरु के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, वो अगर किसी को सीखना है तो मुझे लगता है महाराज छत्रसाल से अच्छा कोई कैरेक्टर नहीं। दूसरा, तो जितिन के अंदर एक मुझे ऐसा लगता है कि एक इनहेरेंट सौम्यता है जो आपको, जब आप पहली बार इनसे मिलेंगे तो बहुत लोग हैं जो योद्धा बन सकते हैं, बहुत लोग हैं जो मतलब वॉरियर दिख सकते हैं अपने, लेकिन एक जो सौम्यता उसके साथ लेकर के चलनी होती है ना, जो महाराज साहब का एक डीएनए का एक हिस्सा है, वो मुझे ढूंढना। इसीलिए मेरी, आप बिलीव मानेंगे, सबसे एंड में कास्ट इनकी हुई। बाकी सारी मेरी कास्ट फिक्स हो गई थी। सबसे एंड में सीरीज शुरू होने के कुछ 1-1.5 महीने पहले ही इनको हमने फाइनल किया था, क्योंकि मुझे वो सौम्यता मिलने में बड़ा कष्ट कहीं ना कहीं हमें हुआ। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। तो जब औरंगजेब का किरदार आपका मतलब जिक्र हुआ या लिखा जा रहा होगा आई एम श्योर, तब आशुतोष सर का नाम आपके दिमाग में था ऐसा? हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ना, आशुतोष सर का क्या है ना, मैं ना बचपन से इनसे भयभीत रहा हूं बहुत, ठीक है। तो जब मैं इनसे पहली बार मिला ना, तो मेरी तो मतलब ऑलमोस्ट घिग्गी बंधी हुई थी। और सर जानते हैं, मैं सर से मिलने गया और रेचल जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं शो की, मैं और वो दोनों गए थे।
तो हम दोनों जब सर के पास गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा था यार मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, पता नहीं ये आदमी क्या करेंगे। यहीं स्विमिंग पूल के बगल में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा ऐसा ना हो यहीं डुबा दे मुझे स्विमिंग पूल में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत, क्योंकि मैंने दुश्मन देखी है, संघर्ष देखी है, और ऐसे वो जो एक तरीके का एक इमेज है ना, वो मेरे मन में था। लेकिन जब मैं इनसे मिला ना, और जब मैंने सर के साथ काम किया, मैंने बीच में छोटा सा बीच में भी सर के साथ एक इंसिडेंट किया था, 2 दिन का कुछ शूट था, बट मेरी जब उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो बहुत अच्छा मेरा वो रहा। और जो सर असलियत में है और जो सर ऑन स्क्रीन मैंने दुश्मन में देखा था, उनमें मतलब 180 डिग्री का ये है। मैंने बहुत कम एक्टर्स, मैं सर के बारे में एक चीज जरूर बोलूंगा कि आशु सर जैसे बहुत कम, ये जैसे मेथड एक्टर कि मैं अब कैरेक्टर में ही हूं, अब मैं 15 दिन इससे बाहर नहीं आऊंगा, कमरे में बंद है, वही सोच रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर के पास। सर कैन स्विच ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड, मतलब शॉट खत्म होता था और सर कुछ ऐसी चुटकी वाली बात कर देते थे कि सब हंसने लगते थे। तो जो औरंगजेब का खौफ है वो इतना इतना जबरदस्त होता था शॉट लेने के, और शॉट होते ही एकदम अलग आशुतोष राणा आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए तो मैंने कहा यार ये कैसे कर लेते हैं, मतलब इतना जल्दी कैरेक्टर से आना, बाहर आना जाना। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा पूरी शूट करने का हमारा जो एक्सपीरियंस था। तो नवीन, मैं यहाँ पे ना एक चीज, अनादि जी ने एक बात करी कि मुझे तो आशुतोष सर से पहले कभी मिलवाया ही नहीं, और शायद उनको समझ आ गया था कि जिस दिन आशुतोष सर से ना ही मिले तो बेहतर है। सीधा ये औरंगजेब की थे, अलग सीन शूट कर रहे थे, मुझे महाराजा छत्रसाल के कॉस्ट्यूम में सीन करने के लिए सीधा बुलवाया और बोले ये औरंगजेब है, जो आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया था। जिस दिन आशुतोष राणा नहीं मिले तो बेहतर था, सीधा महाराजा छत्रसाल औरंगजेब से मिले और एक बार सीन किया ना इनके साथ। वो एक बार जब 2 कलाकार सीन कर लेते हैं ना, अपने आप आई थिंक एक दूसरे को जान लेते हैं, बहुत ही क्लोजली जान लेते हैं, और वहां से हमारी जान पहचान शुरू हुई है। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट दैट अनादि डिड, where he did not make me meet Mr. Ashutosh Rana because he knew he did not come from a space of fear, you know, because ultimately that fear was also rolling in my mind. You know, I'm working with Mr. Ashutosh Rana and the imaging that he has of his work is so strong in our minds. अभी वो बचपन में देखा है वो इमेज है संघर्ष की, तो डर तो अभी भी लगता है। ये मेरी है ना, मैं कहना चाहूंगी फीलिंग म्यूचुअल है। बिफोर द इंटरव्यू मेरे बॉस को मुझे बताना पड़ा कि नहीं, वो मतलब बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, जब पहली बार तुम बात करोगे मिलोगे तो तुम्हें मजा आएगा, डरो मत। सो दिस हैपेंड विद मी आल्सो फॉर श्योर। लेकिन अच्छा, यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी, वक्त की कमी मुझे बताई जा रही है कि जब संघर्ष हम देखते हैं या दुश्मन वाला किरदार देखते हैं ना, तो मैं तो बहुत छोटी थी उस समय जब पहली बार देखा था, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप सन्न रह जाते हो, डूब जाते हो उसमें, और खौफ एक तरीके का पैदा होता है। क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन था जो शूट हुआ और सब सन्न थे और शांति थी बस? सारे सीन ऐसे हैं औरंगजेब के सारे सीन अगर आप देखेंगी इसमें फर्स्ट एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल सन्न भन्न रहने वाले सीन है कि जब हम शूट कर रहे होते थे, क्योंकि अपने आप में वो नाम ही इतना सन्न भन्न करने वाला है कि आदमी के जीवन में आप उनको मतलब पसंद करें नापसंद करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे सीन वैसे थे। लेकिन अंत में एक बात कहूंगा सोनाली कि जो जैसा छत्रसाल महाराज को जतिन ने अभिनीत किया है, तो मुझे अब औरंगजेब करके और ज्यादा सुख मिल रहा है। मतलब इनकी ये चूंकि ये सामने बैठे हैं, लेकिन इनके पीठ पीछे भी मैं जो इंटरव्यू कल दिया था मैंने, तो उसमें मैं इनकी प्रशंसा कर चुका हूं। तो बहुत बहुत जिसको कहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ, बड़े अधिकार के साथ, जितनी जो महाराज साहब के अंदर एक योद्धा का जैसा वो बता रहे थे वो तो चित्त था ही, लेकिन महाराज साहब का चित्त आध्यात्मिक चित्त भी था। महाराज साहब का चित्त जो था वो सांस्कृतिक चित्त भी था।
महाराज साहब का जो चित्त था वो सामाजिक चित्त भी था। तो ये ऐसे चित्त वाले लोग, सारे के सारे चित्त किसी एक व्यक्ति के चरित्र में मिल जाएं, ये अपने आप में अनूठी बात होती है। और जितिन ने, जिनका मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई एक्सपोजर उस किस्म का उस खाटी हमारी बुंदेलखंडी भूमि से रहा हो, जिसके अंदर जो दरदरीलापन है, लेकिन इन्होंने अपने चित्त में पूर्ण समर्पण के साथ और बहुत बहुत मन लगा के इन्होंने किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब इनको लाइनें याद होती थी, ये तो तैयार होके आते थे पूरे, और मैं मतलब वही लाइनें याद कर रहा होता था, तो मुझे बीच बीच में नर्वसनेस हो जाती थी कि ये व्यक्ति जो है ये तैयार बैठा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, जो रिहर्सल जब हो रही थी कि अच्छा इसके बाद, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ सीन लेकिन मैं सुन के याद करता हूँ, तो एक रिदम अपने अंदर बनाने के लिए। और लेकिन जब मैं इनको देखता था तो लगता था कि यार इनको मेरी भी लाइनें याद है, असिस्टेंट की जगह ये मुझे बता रहे हैं कि नहीं सर अभी आपका जो है ना मुझे लगा कि अरे, तब मुझे बड़ी तसल्ली हुई और आनंद मिला और लगा कि नहीं, ये लड़का जो है ये मुझे आराम से अपने पैरों पर नहीं खड़े रहने देगा आशुतोष, तुमको बिल्कुल अपने पंजों के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा, और अगर तुम आराम से खड़े रहे तो ये किसी भी पल ये बच्चा आपको चमत्कृत करके, अभिभूत करके, वैसे तो किरदार अभिभूत कर ही रहा है, अभिनेता के रूप में भी अभिभूत करके, तो अभिभूत इन्होंने किया। और मैं बड़ा आनंदित हूँ अनादि के इस डिसीजन से कि और अपने भी इस बात से, और कि इनका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये एक ऐसे किरदार से इनकी शुरुआत हो रही है, मैं इसको शुरुआत मानूंगा, महाराज साहब का किरदार जो अपने आप में अप्रतिम किरदार है। और जब महाराज साहब शिवाजी महाराज साहब के पास गए और शिवाजी महाराज साहब उनको अपने गुरु के पास ले गए, स्वामी राम समर्थ जी के पास, और उनसे कहा कि इनको आशीर्वाद दीजिए, तब गुरुदेव ने, क्योंकि ये लोग तो दिव्य संत होते हैं हमारे देश में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे जैसा ही चमकने वाला एक सूर्य है, ये किसी उस आभा में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, और इनके जो गुरु हैं इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसे मुक्त करो, इसको सिर्फ इसके पीछे की प्रेरणा बन जाओ, इसके 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 आश्रयदाता नहीं, इसकी प्रेरणा बनो इस चरित्र के। और वो प्रेरणा बने। शिवाजी महाराज तो वो भी उतने ही समर्पित शिष्य थे अपने गुरु के, और वो उनकी प्रेरणा बने। और छत्रसाल महाराज जो वहां से शुरू हुए, और फिर जो मैंने जितिन को अभिनीत करते देखा, तो मैं बड़ा संतुष्ट भी हूँ, सुखी भी हूँ, और मुझे लगता है कि ये सीरीज करते हुए मुझे सार्थकता का भी एहसास हो रहा है। क्योंकि एक अभिनेता के रूप में आप परिष्कृत होते हैं पहले से, तो इसका श्रेय जाता है हमारे अनादि हैं, रेचल हैं, हमारे जो राइटर हैं, हमारे मनु भाई हैं, ये लोग, इन लोगों ने पूरा का पूरा शूटिंग का जो माहौल, अब सोचिए ना कि एक्टर पे, मतलब जहाँ शूटिंग पे एक एक मिनट के पैसे काउंट हो रहे होते हैं, वहां पे पता लगा कि एक्टर आया और 2 घंटा पहले तो गप्पें चल रही हैं और अब गप्पें चल रही हैं, सीरीज से संबंधित गप्पें चल रही हैं, और कोई टाइम नहीं देखा जा रहा है, हाँ सर हो जाएगा, आप व्हेनेवर यू आर रेडी। तो ये जो पारिवारिक वातावरण बनाना और विश्वास बनाना, और ऐसा नहीं कि अकेला ये मुझे ही मिला प्रिविलेज, आई एम श्योर कि ये जितिन के जीवन में भी आया होगा, ये वैभवी को भी ये कंफर्ट जोन प्राप्त हुआ है, ये मनीष को, जिन्होंने बाबा प्राणनाथ जी का किरदार अभिनीत किया है, उनको मिला है, या हमारे जो रुदुल्ला खान वगैरह हैं, जो प्रखर सक्सेना जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, या अली मुगल है, तो इन सबको ये कंफर्ट इन लोगों ने दिया। तो ये जब आप उधर पे पारिवारिक वातावरण बना देते हैं, तो अपने आप में हर व्यक्ति अपना बेस्ट देता है। और मुझे लगता है कि एमएक्स से अच्छा प्लेटफॉर्म
ऐसी सीरीज के लिए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एमएक्स आज की तारीख में देखें तो भारतवर्ष के गांव गांव तक में पहुंचा हुआ है। एक ऐसा मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर कि जिसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको ऊर्जा और बुद्धि खर्च करनी है, ऐप डाउनलोड करना है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आप ऐसी सीरीज का आनंद लीजिए। तो जिस तरीके की सीरीज एमएक्स प्लेयर वगैरह बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे जिसको कहते हैं कि विशुद्ध भारतीय मानस, भारत तो विविधताओं का देश है, तो विविधताओं से भरी हुई जो सीरीज ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जितना बड़ा शो है ये, उतना ही इसके माकूल प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये अपने आप में योग संयोग बनते रहे कि जब ये लोग आए थे अनादि और रेचल, तो इनके दिमाग में विजन ही बड़ा था। फिर ये बनते समय भी इनके दिमाग में विजन बड़ा था, और जब प्रस्तुतिकरण की बात आई तो फिर एक इतना विशाल प्लेटफॉर्म मिला जो अटक से लेके कटक तक और गुवाहाटी से लेके चौपाटी तक भारतवर्ष के एक एक गांव में पहुंचा हुआ प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें जो हैं बड़ी माकूल बैठ रही हैं, और इसमें किसी के करने से कुछ नहीं होता। ये नियति, प्रकृति, परमात्मा, ये सब धीरे धीरे तमाम चीजों को अपने आप व्यवस्थित करते जाते हैं। गुरुवार को ये प्रदर्शित हो रहा है। मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी बिन मांगे मुराद मिली है हम लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय आपने निकाला। और 29 जुलाई को, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 29 जुलाई को हम देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर महाराज छत्रसाल की शौर्य गाथा। थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम हियर सर, प्लेजर। राम राम।